फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्याय सूत्रा लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं एआईवी एग्ज़ाम के सीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए अपनी नोटबुक उठाइए और पेन उठाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी अ सिविल कोर्ट हैज़ jurisdiction to try, and the answer is all suit of civil nature. And the second is res judicata applies between same parties and same issues. ठीक है. And next question is which section of CPC deals with restitutions, and the answer is section 144. And the next question is under section 11 of CPC res judicata is based on, and the answer is public policy. सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस जुडिकाटा किसके ऊपर बेस्ड है? पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डिफाइन डिक्री. डिक्री कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरलोक्टरी ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड अंडर कौन से सेक्शन में इंटरलोक्टरी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है? तो सेक्शन आंसर इज सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सीपीसी फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर, मीन टू से कि फॉरेन जजमेंट को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है अंडर सीपीसी? तो सॉरी, आंसर इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 6. And the next question is next question is temporary injunction is granted under. The answer is order 39 rule 1 and 2. मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब जैसे मान लीजिए अभी आप टेम्परेरी इंजेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आया ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2. आपको मैं बताती हूँ इसका टिप कैसे हम याद कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें याद करने का सबसे पहले, जैसे मान लो ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ओके, देन आपको याद आ गया कि टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में यहाँ बात की गई है. तो इसमें आंसर तो आपने पढ़ लिया ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपने अपना वियर एक्ट खोलना है और ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 इनकी पूरी वियर एक्ट लैंग्वेज को पढ़ना है और इनको समझना है. देखिए, इस तरह से आप कभी भी अपने क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे और आपको साथ साथ में वियर एक्ट लैंग्वेज भी याद हो जाएगी. तो इसी तरह आगे चलते हैं. कैविट इज फिल्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 148A. And the next question is appeal from original decree lies under section 96. तो यहाँ भी वही बात आ गई. अब एक तो डिक्री आ गई जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में है. ठीक है. अब यहाँ पर आ गया ओरिजिनल डिक्री, मतलब कि ओरिजिनल डिक्री की अपील कहाँ से की जाती है, मतलब है ना. तो आपको सेक्शन 96 पढ़ना है और साथ में वियर एक्ट खोल के इसकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज कवर्ड अंडर. एग्जीक्यूशन डिग्री को कौन से सेक्शन में कवर किया गया है अंडर सीपीसी? एंड द आंसर इज ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी. ऑर्डर्स को भी ध्यान से पढ़ना है. द पावर ऑफ रिव्यू इज गिवन अंडर सेक्शन 114. मीनिंग ऑफ मेसनी प्रॉफिट्स, इसका आंसर क्या है? मतलब इसका आंसर आ गया प्रॉफिट्स रिसीव्ड बाय पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन. ठीक है. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़िए आप.
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवीजन लाइज अंडर, रिवीजन को कौन से सीपीसी के अंडर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीडिंग आर डिफाइन अंडर, प्लीडिंग को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एंड द आंसर इज ऑर्डर 6 रूल 1। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अंडर ऑर्डर 14 रूल 1। इसको अब फ्रेमिंग ऑफ इशू, अब आप यहाँ तो पढ़ लेंगे है ना, जैसे कि चलो याद कर लिया, रट्टा मार लिया, कुछ भी है ना। तो फ्रेमिंग ऑफ इशू अंडर ऑर्डर 14 रूल 1 में तो आ गया, लेकिन ऐसे अगर हमको हमेशा के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है तो पहले हमें वियर एक्ट उठाना है, फिर उसकी लैंग्वेज को ध्यान में रखना है, देन आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथड्रॉ ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 1। And the next question is return of plaint under order 7 rule 10. And next question is written statement under order 8 rule 1। आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि order और रूल 1 में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो हमारी सीपीसी बहुत इजी है, बट जब हम इसको मतलब जैसे कि हम मान लीजिए हम नए स्टूडेंट्स हैं तो हमें बहुत टफ लगेगी कि ये है क्या, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल साथ विद एग्जांपल तो इतना मज़ा आता है इस सीपीसी में, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूशन अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 50। ओके, एग्जीक्यूशन अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अंडर सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 38 रूल 5 में इसको बताया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ डिक्री अंडर सेक्शन 39, ट्रांसफर ऑफ डिक्री को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 39। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेरिएंट पावर, इनहेरिएंट पावर अब हर तीसरे दिन आपने कोई ना कोई केस सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा कि इनहेरिएंट पावर के थ्रू ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ तो मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ हम खुद पढ़ते हैं, बेयर एक्ट के थ्रू हम खुद पढ़ते हैं, हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हाँ, इनहेरिएंट पावर अंडर सेक्शन 151 में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी इंजेक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब अगर जैसे मान लो अगर मैं अभी आपसे पूछती तो आपको एकदम से याद नहीं आता, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जैसे टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर सेक्शन कौन से पीसी में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो ऑर्डर 39 रूल 1। अगर हमने इसकी लैंग्वेज पढ़ी होती, मतलब जैसे पढ़ी है, मान लीजिए ध्यान है, तो हमें एकदम से ध्यान आता ऑर्डर 39 रूल 1 में, ठीक है, इसलिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। अपील ऑफ एप्लीकेट डिक्री, मतलब कि जो एप्लीकेंट होता है वो डिक्री को अपील कहाँ पर कर सकता है, कौन से सेक्शन के अंडर कर सकता है सीपीसी में, तो सेक्शन 100 में एप्लीकेंट अपने डिक्री को अपील कर सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 में बताया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अंडर ऑर्डर 11 में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर ऑर्डर 13, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर 13 में डिफाइन किया गया है अंडर सीपीसी के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडजर्नमेंट तो आपने सुना ही होगा, जैसे कोर्ट्स में जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स, तो हमारे लॉयर्स, तो उनको पता होगा कि एडजर्नमेंट क्या होती है, मतलब कि उन्होंने बहुत सुना होगा, पता तो सभी को होगा ना, तो उन्होंने कोर्ट में ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी। तो एडजर्नमेंट में मतलब होता है कि जैसे हमने आज हमारी डेट है कोर्ट में, ठीक है, और हमारा मान लीजिए कोई इशू
जैसे मान लीजिए कि हमारा क्लाइंट नहीं आया है, तो हमें कुछ टाइम और चाहिए, मतलब कुछ टाइम हमें और चाहिए, जैसे पास का जैसे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, जिससे हमारा क्लाइंट बीमार है जो आज नहीं आ सकता, इसीलिए हमें एडजर्नमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट डेट दे दीजिए। तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है, जो अंडर ऑर्डर 17 के अंडर डिफाइन किया गया है। एंड द सेट ऑफ अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ सीपीसी, ठीक है। काउंटर क्लेम अंडर ऑर्डर 8 रूल 6A में डिफाइन किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट इज ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन अंडर ऑर्डर 2 रूल 3। रिप्रेजेंटेटिव सूट अंडर ऑर्डर 1 रूल 8, इसको उसमें डिफाइन किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10, ठीक है, रेस जुडिकाटा, वो तो आपने पढ़ा ही होगा ना। तो सेक्शन 10 में इसको डिफाइन किया गया है। रेस जुडिकाटा अंडर 11, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सेक्शन 11 है, इसमें से डीपली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको वेयर एक्ट लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट इज बार टू फर्दर सूट अंडर ऑर्डर 2 रूल 2। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमीशन टू एग्जामिन विटनेसेस अंडर ऑर्डर 26। प्लेंट मीन्स, प्लेंट तो मतलब सभी को पता ही है, प्लेंट होती है हमने जो केस दायर किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, वही स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट्स का वो जो क्लेम होता है ना। एंड द नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ प्लेंट हैपन व्हेन कोर्ट लैक्स टेरिटोरियल jurisdictions, okay। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्री होल्डर मीन्स। अब डिक्री होल्डर का क्या मीनिंग है? पर्सन इन हुज फेवर डिक्री इज पास्ड। अब डिक्री होल्डर का यहाँ पर मतलब आ गया, डिक्री क्या मतलब कि, है ना, जब कोर्ट से डिक्री मिलती है तो वो डिक्री होल्डर कौन होता है? डिक्री होल्डर वो होता है कि जिसके केस जिसके बिहाफ में गया हो, केस जो जीत गया हो, उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। एंड जजमेंट डिवेक्टर मीन्स पर्सन अगेंस्ट whom डिक्री इज पास्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील इज 90 days ऑफ डिक्री। जो लिमिटेशन वो फाइलिंग अपील होती है, मान लीजिए कि लिमिटेशन में आपने अपील करनी है, ठीक है, तो उसको आप कितने दिनों में, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने आज डिक्री आ गई और आप अगले 20 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उठ के अपील कर रहे हैं कि मुझे अब ये आपका मतलब, है ना, मुझे ये ऑर्डर मंजूर नहीं है कुछ भी। तो आपको तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है 90 डेज के अंदर आपको अपील फाइल करनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन, सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज restitution under section 144 CPC applies when decree is reversed, ठीक है, decree is reversed 144 CPC। and the next question is foreign judgment binding unless obtained by fraud or lack of jurisdiction, ठीक है। and the next question is doctrine of merger applies when lower court decree merge into higher कोर्ट डिक्री, ठीक है, लोअर कोर्ट डिक्री मर्ज इनटू हायर कोर्ट डिक्री। कोर्ट कैन अमेंड इट्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। कोर्ट कैन अमेंड इट ऑर्डर, ठीक है, जो कोर्ट है वो अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, अमेंड मतलब संशोधन, है ना, संशोध कर सकता है 152 ऑफ सीपीसी, ठीक है।
And the next question is substantial question of law term appear is section 100 of CPC. Substantial question, ये भी important है, ये भी आ जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंजंक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80 CPC. नोटिस इज मैंडेटरी. ठीक है. अब ये इन सभी क्वेश्चन को नोटबुक पर ध्यान से पढ़िए एंड बियर एक्ट लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना ना भूलिए, जिससे आपको हमेशा क्वेश्चन याद रहेंगे. अब इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मुझे लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपको AIB एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए आपके साथ रहूं.